चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी खोई हुई दुनिया में जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ईंटों, मनकों और हड्डियों जैसे छोटे छोटे सुरागों से फिर से जोड़ा है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य को परत दर परत खोलने के लिए। जरा एक नज़र इस मोहर पर डालिए। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास, सबसे अनोखी निशानी है। लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी सेलखड़ी पत्थर से बनी ये छोटी सी चीज असल में एक बहुत बड़ी और खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोलती है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर इसे बनाया किसने था और कहाँ रहते थे वो लोग, कैसी थी उनकी दुनिया। बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता को खोज निकालेंगे। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इसी रहस्यमयी मोहर से। यही है हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग। ये मोहरें स्टेटाइट स्टोन से बनी है और इन पर जानवरों की जो कार्विंग है बिल्कुल लाइफ लाइक है। लेकिन असली रहस्य तो इन पर लिखे हुए साइंस हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। सोचिए, एक ऐसी जुबान जो 4000 सालों से खामोश है। तो सवाल ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरी लॉस्ट सिविलाइजेशन को आखिर ढूंढा कैसे। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है जो कई दशकों तक चली। कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम से। उन्हें एक मोहर मिली बिल्कुल ऐसी ही, पर वो समझ नहीं पाए कि ये कितनी पुरानी है। फिर आते हैं 1920s में। असली ब्रेक थ्रू तब हुआ जब दयाराम साहनी को हड़प्पा में और रखालदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो में बिल्कुल वैसी ही मुहरें मिली। और बस 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत का इतिहास जितना हम सोचते थे उससे 3000 साल और भी पुराना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे कमाल की चीज थी उनके शहर, ऐसे प्लान शहर जो शायद आज के शहरों को भी चैलेंज कर दें। चलिए मोहनजोदड़ो को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो इनके शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटे थे। एक था सिटाडेल या दुर्ग, जो थोड़ा ऊंचाई पर बना था, यहाँ शायद जरूरी पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी। और दूसरा था लोअर टाउन या निचला शहर, जो काफी बड़ा था और वहाँ आम लोग रहते थे। साफ दिखता है कि सब कुछ एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से बनाया गया था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उन्होंने पहले घर नहीं बनाए, पहले उन्होंने सड़कें और नालियां बनाई, वो भी एकदम परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में। और फिर उसके बाद घर बनाए गए। ये बिल्कुल आज की मॉडर्न अर्बन प्लानिंग जैसा है। इससे साफ पता चलता है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रही थी। उनकी इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी, इसका अंदाजा अर्नेस्ट मकाई की एक बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम को उस समय का सबसे कंप्लीट और सबसे बेहतरीन सिस्टम माना था। सोचिए, हर घर की नाली गली की मेन कवर्ड नाली से जुड़ती थी। कमाल है ना? घरों की बात करें तो वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं थे। हर घर के सेंटर में एक आंगन या कोर्टयार्ड होता था और प्राइवेसी का इतना ध्यान रखते थे कि जमीन पर सड़क की तरफ वाली दीवार में कोई खिड़की ही नहीं होती थी। और हाँ, हर घर में अपना एक बाथरूम था और कुछ घरों में तो सेकंड फ्लोर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। लेकिन ये सभ्यता सिर्फ इन बेहतरीन शहरों तक ही लिमिटेड नहीं थी। इनका क्राफ्ट, इनकी कलाकारी और इनका ट्रेड नेटवर्क वो भी उतना ही इम्प्रेसिव था। इससे उनकी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हड़प्पा के जो आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, वो गजब के थे। कार्निलियन जैसे खूबसूरत लाल पत्थर से लेकर सोने तक हर चीज से कमाल की चीजें बनाते थे। लेकिन सवाल फिर वही है, इतना सारा रॉ मटेरियल इतने 1000 साल पहले उनके पास आता कहाँ से था? इसका जवाब है एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क। वो शेल के लिए गुजरात जाते थे, लैपिस लाजुली जैसे नीले पत्थर के लिए दूर अफगानिस्तान तक, कॉपर के लिए राजस्थान और ओमान, और सोने के लिए साउथ इंडिया तक उनकी पहुंच थी। इसके लिए वो या तो बस्तियां बसाते थे या फिर एक्सपीडिशंस भेजते थे। और इसका सबूत सिर्फ खुदाई में मिली चीजों से नहीं मिलता। उस वक्त की एक और महान सभ्यता थी, मेसोपोटामिया। उनके लेखों में एक जगह का जिक्र है, मेलुआ। इसे नाविकों का देश कहा गया है और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मेलुआ कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा क्षेत्र ही था। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, इतना सब कुछ था, तो एक सवाल और उठता है, क्या सब लोग बराबर थे
या समाज में फर्क था? आर्कियोलॉजिस्ट इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका पता लगाने के दो मेन तरीके हैं। एक तो बरियल्स यानी कब्रें और दूसरा वहां से मिले आर्टिफैक्ट्स। अब हड़प्पा की कब्रों में मिस्र की तरह खजाना तो नहीं मिलता। आमतौर पर बस कुछ मिट्टी के बर्तन या थोड़े बहुत गहने मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन फाइंस जैसी जो महंगी चीजें हैं, जो एक तरह का रेयर मटेरियल होता था, उससे बनी चीजें सिर्फ मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में ही मिलती हैं। तो इससे लगता है कि हाँ, समाज में कुछ सोशल डिफरेंसेस तो थे, पर शायद उतने ज्यादा नहीं जितने दूसरी सभ्यताओं में थे। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे सवाल पर। इतनी एडवांस्ड, इतनी विशाल सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? 1900 ईसा पूर्व के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा शहरी जीवन ही गायब हो गया? 1900 ईसा पूर्व के बाद चीजें बदलने लगी। जो उनकी पहचान थी, जैसे लेखन, मोहरें, स्टैंडर्डाइज्ड वजन, दूर दूर तक व्यापार, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगा। जो शानदार शहर थे वो वीरान होने लगे। एक पूरी शहरी सभ्यता का अंत हो रहा था। अब इसको लेकर कई सालों तक एक थ्योरी बहुत पॉपुलर रही। 1947 में आर्कियोलॉजिस्ट R.E.M. व्हीलर ने ये आइडिया सामने रखा। उनका कहना था कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है, और उन्होंने इसको मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकालों से जोड़कर आर्य आक्रमण को इस सभ्यता के अंत का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अब मॉडर्न साइंस इस पूरी कहानी को बदल रहा है। हरियाणा के राखीगढ़ी में जो हड़प्पाकालीन कंकाल मिले हैं, उनके डीएनए एनालिसिस से बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई है। डीएनए स्टडी में किसी भी बड़े पैमाने पर बाहरी आक्रमण या माइग्रेशन का कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि ये पता चलता है कि हड़प्पावासी यहीं के मूल निवासी थे, जिनके जेनेटिक रूट्स 10,000 साल से भी पुराने हैं। तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? देखिए, आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका कोई एक सिंगल जवाब नहीं है। शायद क्लाइमेट चेंज, वनों की कटाई, बहुत ज्यादा बाढ़ या फिर नदियों का सूख जाना, और हो सकता है कि उनकी सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी भी कोलैप्स कर गई हो। इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, उनकी वो रहस्यमयी लिपि। जब तक हम इन निशानों का मतलब नहीं समझ लेते, तब तक हड़प्पा के लोग अपनी कहानी खुद नहीं बता पाएंगे। उनकी असलियत, उनके विचार, उनकी पूरी दुनिया इन्हीं न पढ़े जा सके अक्षरों में कैद है। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी कितने राज हैं जिनका सुलझना बाकी है।